बीएफएम मॉड्यूल का जो हम लोग बेसल सीरीज हमने कंटिन्यू करी थी, तो आज उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने बेसल के बाद क्रेडिट रिस्क को पूरा समझ लिया था, पढ़ लिया था। और आप लोग अगर इसको रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क शुरू करेंगे। और ऑपरेशनल रिस्क को बेसिक अगर आप समझते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत इजी सा लगेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका जो है माइक बंद करूं, क्योंकि आप लोग अपने घर वालों को नहीं रोक पा रहे हो, तो मैं यहाँ से रोक लेता हूँ। नेक्स्ट 20 मिनट के लिए माइक ऑफ कर दीजिए सर। कर देता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि जब तक माइक ऑफ नहीं करते हैं। शेषागिरी राव जी, चलिए आप वीडियो चाहे ऑन कर दीजिए लेकिन माइक ऑफ रखिए। तो इसको शुरू करने के लिए यूनिट नंबर 10 हमारी जो चल रही थी, वही यूनिट का वो पेज खोलेंगे जहां पर ऑपरेशनल रिस्क के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो बुक में भी आप खोल सकते हैं। कोई मुझे बताए ढूंढ करके कि यूनिट 10 में ऑपरेशनल रिस्क कहाँ लिखा हुआ है। कैपिटल चार्ज वाला चैप्टर आज हम आपको इनिशिएट कर देंगे ऑपरेशनल रिस्क। इसके आपको उसकी बेसिक समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इसको 2-3 क्लासेस में पूरा करेंगे, क्योंकि केवल बेसिक नहीं है, इसमें एक यूनिट नंबर 13 भी है। पर यूनिट नंबर 13 को करने से पहले हम लोग यूनिट नंबर 10 में जो ऑपरेशनल रिस्क का दिखा रखा है, जो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसी के बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 13 में। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर है 10.11, आपको बुक में दिखाई दे रहा है 10.11। मिला आपको 10.11? चलो, तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि इस बुक में यूनिट नंबर 10 में ऑपरेशनल रिस्क की बात करी है कैपिटल चार्ज की। और कैपिटल चार्ज क्रेडिट रिस्क में, मार्केट रिस्क में और ऑपरेशनल रिस्क में, तीनों रिस्क में जो क्रेडिट जो कैपिटल चार्ज दिया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है, इस यूनिट नंबर 10 में। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। और इसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक चीज बताऊंगा मैं आपको। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन रिस्क होता क्या है। अगर आपको ये ध्यान आ रहा हो कि क्रेडिट रिस्क किस काम में होता है, जो लोग हम लोग एडवांसेस करते हैं। ठीक है, मार्केट रिस्क जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बचा आपका ऑपरेशन रिस्क। ये जो ऑपरेशन रिस्क है, ना तो एडवांसेस से रिलेटेड है ना ही इन्वेस्टमेंट से। मींस कोर आपका जो बिजनेस है उससे कंसर्न नहीं रखता है। ये रखता है ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। आपका स्टाफ, आपका सॉफ्टवेयर, आपका जिससे लाइजनिंग हो रखी है, आपकी जिससे जो वर्क के लिए आपने एसोसिएशन कर रखा है, जिसके जिनसे टाई अप कर रखा है, और बाहर का कोई इन्वायरमेंट है, लीगल है, डॉक्यूमेंटेशन है, स्ट्राइक है, उन सब के इफेक्ट को ऑपरेशनल रिस्क की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, तो आपका एडवांसेस पर क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क, और जो अदर ऑपरेशनल थिंग है, आपका बिजनेस चलता कैसे है, उस पर जो रिस्क है उसको ऑपरेशन रिस्क की तरह डिफाइन किया गया। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं मैं, और वो डिफाइन इस तरह से करता हूं कि सपोज कीजिए कि आपका जो एक जनरल स्टोर का दुकान है, और उसने दिवाली में क्रैकर यानी पटाखे का सेल किया।
तो पटाखे का सेल करेगा तो हो सकता है उसे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही उसने दशहरा में, रक्षाबंधन में, जो फेस्टिवल होते हैं उसमें सेल करी। ये जो उसका बिजनेस है, इस बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए कमाया, और 1 लाख रुपए कमाने के बाद वो एक हॉलीडे में चला गया, हॉलीडेज में फैमिली के साथ गया और उनको एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी बिजनेस से वो अर्न कर रहा था, वो अर्न करने वाला पैसा इमीडिएटली खर्च करने लग गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उसको थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ। और प्रॉफिट क्यों कम हुआ, कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि पटाखे की परमिशन नहीं मिली उसको, या कोरोना आ गया, या उसके वहां कोई स्टाफ ने गड़बड़ कर दी। तो हो सकता है आने वाले समय में उसको एक लॉस हो जाए, और वो जो लॉस होगा उसकी वजह से उसका जो एक स्मूथली फंक्शन चल रहा था उसमें डिस्टरबेंस आती है। तो इन्होंने क्या कहा कि आपने जो लास्ट 3 ईयर में जो भी इनकम किया हुआ है उसका एवरेज का 15% आपको मेंटेन करना है कैपिटल। जैसे आपको RWA का 9% मेंटेन करते हैं ना, ऑपरेशनल रिस्क में RWA का कोई रोल नहीं होता है। उसने सीधा सा लिंक किया है लास्ट 3 ईयर की जो ग्रॉस इनकम है, मैं इनकम के साथ ग्रॉस वर्ड यूज कर रहा हूं, जो लास्ट 3 ईयर का ग्रॉस इनकम है उस इनकम का 15% आपको कैपिटल मेंटेन करनी है। और वो क्यों करनी है, कि आपका जो ऑपरेशनल का स्टाइल है, आपका जो बिजनेस में जो जो आपके ऑप्शंस हैं, वो नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में हो सकता है क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, सिनेरियो चेंज हो जाए, ठीक है। तो उन सब चीजों के बाद वो अपने उसको एक रिजर्व रख लेता है, जिससे रहता है कोई बात। हाँ, तो अभी क्रक्स ये हुआ कि जो भी आप इनकम करते हैं, लास्ट 3 ईयर की इनकम को एक ब्लॉक बना के रखते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं। अगर आप 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर 11वें साल में, 11th ईयर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाता है, तो आप उस प्रॉफिट को क्या पूरा खर्च करते हैं या कुछ बचा लेते हैं? रिजर्व्स। बचाते हैं सर। अलग अलग है, कोई पूरा भी खर्च कर सकता है, कोई बचा भी सकता है। अच्छा, उससे नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट कम हो जाए, तो जिसने बचाया था उससे वो उस प्रॉफिट को मीट आउट कर सकता है, ठीक है। ठीक। और जिसने नहीं बचाया था तो उसको उस ईयर में प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। तो बेसेल ने ये कहा कि जो भी लास्ट 3 ईयर में आप अर्निंग कर रहे हैं, उसने लास्ट 3 ईयर बोला, उसने लास्ट 10 ईयर नहीं बोला। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस ईयर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट 3 वाले साल 3 ईयर तक, ना। अगर करंट ईयर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए या इनकम हो जाए, तो उसको 3 साल बाद आप ये मान लीजिएगा कि ये जो मेरा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है इसका इफेक्ट आगे नहीं आएगा। तो बेसेल ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें बोला कि 3 ईयर, बेसेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया जो 3 ईयर है, इन 3 ईयर्स का प्रॉफिट, उस इनकम जो है उसका कितने परसेंट, 15%। 15% आपको कैपिटल चार्ज रखना है, या आप ऐसे कह लीजिए उसके अगेंस्ट कैपिटल मेंटेन करनी है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो हमारा पिलर 1 है, पिलर 1 में कितनी टाइप की हमें कैपिटल मेंटेन करनी है? तो 4 टाइप जो की। पिलर 1 है, या टाइप की नहीं कितने रिस्क के लिए कैपिटल मेंटेन करनी है, मेरा क्वेश्चन ये है। 3। 3 सर। 3 आपको क्रेडिट रिस्क के लिए मेंटेन करनी है,
आपको मार्केट रिस्क के लिए करनी है और आपको ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी करनी है। ठीक। ठीक है। और पिलर 1 में कॉन्सेप्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तीनों रिस्कों के लिए करनी है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क, और ऑपरेशनल रिस्क की कैपिटल मेंटेन करने के लिए लास्ट 3 ईयर का क्या ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम। ग्रॉस इनकम, उसका एवरेज और उसका कितना परसेंट? 15%। 15% आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ये क्रक्स है हमारे टॉपिक का। तो यहां पर उसने बोला हुआ है न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, एनसीएफ बोलते हैं, आउटलाइंस 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेशनल रिस्क। 3 मेथड है, बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज और कौन सी अप्रोच? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो ये जो हमारी बेसिक इंडिकेटर है उसमें कितने परसेंट मेंटेन करना है? 15%। 15%। अल्फा। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या करा उन्होंने? इस 15% को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? बोलिए कौन कौन सी? सामने लिखा हुआ है मैंने, 12-15 12, 15 और 18। जो थर्ड अप्रोच है इनकी, ये इनकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फर्स्ट और सेकंड अप्रोच का, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। और अभी हमारे में इंडिया में कौन से अप्रोच से हम लोग ऑपरेशनल रिस्क मेंटेन कर रहे हैं? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। बेसिक। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स दैट इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स and banks with significant operational risk exposure are expected to use an approach that is more sophisticated than the basic indicator approach। इसका मतलब क्या है? उसने कहा जो एडवांस एक्टिव बैंक हैं उन लोगों को रिकमेंड किया है कि आप बेसिक इंडिकेटर से भी ऊपर को आ जाएं थोड़ा। ठीक। एंड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। However, to begin with, Bank in India shall compute the capital requirement for operational risk under the बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो इस पैराग्राफ में क्या समझे आप? इसने ये बोला कि इंटरनेशनली एक्टिव बैंकों को उन्होंने सलाह दी कि आप कौन से अप्रोच से करेंगे? एनसीएएफ। उन्होंने बोला बेसिक इंडिकेटर से थोड़ा और ऊपर आ जाए आप। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में जो बैंक्स इन इंडिया है उनको रिजर्व बैंक ने क्या करा? बेसिक इंडिकेटर से अलाउ किया हुआ है। ठीक। RBI will review the capital requirement produced by the basic indicator approach for general credibility, especially in relation to a bank's peer, and in the event of that credibility is lacking, appropriate supervisory action under pillar 2 will be considered। तो इसने ये बोला कि सिंपल उसमें इंडिया में RBI ने जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है उसको रिव्यू करने की बात की। ठीक है। और स्पेशली इन रिलेशन टू द बैंक स्पीयर, यानी बैंक स्पीयर का मतलब हुआ आपके वहां क्या आ रही है तो ऐसे ही दूसरे बैंक में क्या आ रही है, ऐसे तीसरे बैंक में क्या आ रही है, इन सबके बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का रिव्यू करने के बाद वो अगर कहीं कमी लगती है तो पिलर 2 हमारा क्या कहता है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो इस कंडीशन में आपका जो RBI है वो क्या करेगा? स्टेप लेगा। ठीक है। अब बुक में आप देखिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टफ सा फॉर्मूला दे रखा है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। और हो सकता है जिन्होंने लास्ट 3 क्लास ली थी उनको टफ नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा? बोलो क्यों नहीं लग रहा होगा? क्योंकि लास्ट 3 डे से
हम लोग क्या कर रहे थे? सैंपलिंग, एस्टिमेशन और कोरिलेशन, रिग्रेशन। नहीं, वो तो हम बहुत सारे सिग्मा वाले फॉर्मूले पढ़ रहे थे। हाँ ये सर, रिग्रेशन वगैरह कर ठीक रहे है, थे सर। तो हाँ नहीं, रिग्रेशन तो एक जो है वर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग फॉर्मूले देख रहे थे अपनी आईज से, तो फॉर्मूले मतलब देखते सिग्मा देखते हम कोई लोग अलग थोड़ा से सा नहीं फेमिलियर हो लग सकते रहा हैं। अब सिग्मा सर अभी हाँ देखने में अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो सिग्मा देखने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक इसका टोटल है। अब डर नहीं लगता सर इस मिथिलेश कुमार सिंह जी, यस सर। आपका आवाज से घर से भी आवाज आ रहा है क्या? चलो ठीक। तो अब इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात, के। देखो, के जो है लैटिन भाषा में ये है, क्या है? कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। BIA का मतलब क्या है? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। अप्रोच। ठीक है। अब आया सिग्मा। सिग्मा के बाद लिखा हुआ GI, सिग्मा GI 1 2 3, यानी ग्रॉस इनकम ऑफ 3 एन years। ईयर। और एन ईयर का मतलब कितने ईयर? 3। 1 2। ठीक है। तो आपने सबकी जो है इनकम ऐड कर ली। सपोज कीजिए 400, 300 और 600 आ गए, ऐड कर लिया आपने। इसको हम 900 करते हैं, 1600 आ गई। और डिवाइडेड बाई क्या है? 3। n है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे। तो आपका जो KBI के प्रोसेस से एवरेज आया वो कितना आया? 1600 बाई 3 आया। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ इन्होंने, इनटू अल्फा। क्या लिखा हुआ? इनटू अल्फा। इनटू 15%। अल्फा। और अल्फा जो है इसमें यहाँ पर 15% है। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में अल्फा का मतलब 15% है। अल्फा का मतलब क्या है? 15%। 15%। आपने यहाँ पे 15% कर लिया। तो वही चीज है जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको। ठीक है। दूसरी बात, इसने डायरेक्ट यहाँ पे 3 यूज ना करके n क्यों यूज किया? नंबर ऑफ में बढ़ भी सर, सकते हैं सर ये। किसी जैसे सर अगर किसी मैं ईयर अगर कहीं लॉस loss हो सर हो अगर जाए गया किसी तो ईयर लॉस हुआ तो उस ईयर को अगले कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसको नहीं लेना है, ठीक है। हाँ तो अगर मैं ये एग्जांपल देता हूं आपको, तो इसमें आप कितने ईयर का लेंगे? 2 years 2 तो years का 2 ईयर का। अगर उसे 3 ईयर का लेना ही है हर बार, तो 3 यूज करता है। तो लास्ट 3 ईयर में, अगर आपको 3 ईयर में लास्ट 3 ईयर में लॉस हुआ, तीनों ईयर में, तो आप ऑपरेशनल रिस्क कितना रखेंगे? 0। 0। तब आपको कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से लॉस में चल रहे हैं। और लॉस में चल रहे हैं तो इसका मतलब खर्च नहीं करा होगा आपने 3 ईयर में। ठीक है। और सर 2 साल प्रॉफिट और 1 साल लॉस है तो 2 साल के लेंगे ना। बिल्कुल हाँ। अगर 1 ईयर प्रॉफिट है 2 साल लॉस है, तो 1 साल का लेंगे बस। और जब 1 साल का लेंगे तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो ग्रॉस इनकम वर्ड यूज किया हुआ है, न्यूमेरिकल का सारा खेल इस वर्ड से है। और वो क्या बोलता है? ग्रॉस इनकम को कहता है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। इसको उन्होंने क्या डिफाइन किया है? ग्रॉस इनकम। ठीक है। मींस नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम को उसने ग्रॉस इनकम। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा? आपने देखा होगा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, उसमें यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। और यहाँ पर क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, अगर इस प्रॉफिट लॉस को हमें यहां तक लाना है, तो हम इतने आइटम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉफिट जो है हमारा, उस प्रॉफिट में अगर हम ये सारे
एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इनकम, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में पहुंच जाएंगे। और इस फॉर्मूले में उन्होंने वर्ड जो यूज किया वो कौन सा किया हुआ है? नेट इंटरेस्ट इनकम, नहीं, ग्रॉस इनकम यूज किया हुआ है। ग्रॉस इनकम को एज डिफरेंट। हाँ और ग्रॉस ग्रॉस इनकम में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एक पार्ट है। दूसरी बात, जब बैलेंस शीट आती है या न्यूज आती है तो न्यूज में किस चीज की न्यूज आती है कि इस बैंक का क्या आती है? प्रॉफिट आता है, ग्रॉस इनकम की न्यूज आती है? प्रॉफिट की आता है। नेट प्रॉफिट है। तो एक तरह से इसमें रिवर्स एक्सरसाइज है कि आप कैसे अपने प्रॉफिट से ग्रॉस इनकम में पहुंचेंगे। अब इसमें कुछ और बातें बोली है कि जब आप ये काम करेंगे तो कौन सी एंट्री को एडजस्ट करना है इसमें, ठीक है? और एडजस्ट करने के लिए कुछ इनकम साइड की एंट्री और कुछ एक्सपेंसेस साइड की एंट्री को यूज करना है। उसको समझाता हूं, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसने बोला बी ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजन एंड राइट ऑफ मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कोई आपने प्रोविजन किया है और कोई राइट ऑफ किया है, तो उसको क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। क्यों? आप ये बताइए पीएल कि से ये जाता सामने है। बैलेंस शीट बनी है। सर इस बैलेंस रिकॉर्डिंग शीट में हाँ, आप ये बताइए, सामने बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें जो राइट ऑफ वाला पार्ट है ड्यूरिंग द ईयर वाला, वो इनकम साइड होगा या एक्सपेंसेस साइड होगा? एक्सपेंसेस साइड सर। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। पीएल से एक्सपेंसेस जाता है। साइड होगा। एग्री? यस, अच्छा, प्रोविजन किस साइड होगा? वो भी एक्सपेंस। एक्सपेंसेस इनकम की वो भी तरफ होगा एक्सपेंसेस सर। होगा। प्रोविजन इनकम की ठीक है। तरफ होगा। आप लोग बताइए कि अगर मैं इस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में 10 करोड़ के राइट ऑफ करूं, तो वो 10 करोड़ के राइट ऑफ क्या इस ईयर से रिलेटेड थे? नहीं। नो सर। नहीं सर, पीछे के सर क्या पीछे बोला? के थे। और एक जो राइट ऑफ मैं करता हूं हम्म, वो कौन से ईयर के होते हैं? वो बैक के पिछले बैक किसी के ईयर के होते हैं। पिछले जी। साल का सर। तो जो मैंने 20 साल पुराना लोन राइट ऑफ किया, उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो कम गया। कम हो गया। कम हो गया। तो मैं उस राइट ऑफ अमाउंट को ये मानूंगा कि नहीं, ये तो मेरा इनकम था इस बार का, मेरा तो इनकम बड़ा था, हम्म, यस, ज्यादा था, तो इसीलिए मैं इन दोनों आइटम को क्या करूंगा, अपने ग्रॉस इनकम में प्लस। प्लस करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यही का रिवर्स लेते हैं। अगर आपका राइट ऑफ में रिकवरी आ जाए माइनस। प्रॉफिट हो तो जाएगा। रिकवरी आप इस ईयर में कहाँ दिखाएंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट सर। इनकम में, इनकम में दिखाएंगे। प्योर इनकम। इनकम में दिखाएंगे ना, इनकम फ्रॉम राइट ऑफ, यस, डायरेक्ट रिकवरी प्रॉफिट आ जाएगा सर। डायरेक्ट इनकम में दिखाएंगे। हाँ तो सर। इसको आप क्या करेंगे, ग्रॉस इनकम में से माइनस। यस कर देंगे। माइनस। माइनस। वही इस ईयर का नहीं ठीक है। और देखिए, बी ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फी पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर in addition to fees paid to the services that are outsourced, fees received by bank that provide outsourcing services shall be included in the definition of the gross income। उसने कहा कि जो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो भी आपके प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड। और आपने कोई फी पेड करी है किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को, वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इन एडिशन से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इट मींस आप ग्रॉस इनकम की तरफ जाएंगे। ठीक है। और देखिए, एक्सक्लूड रिवर्सल ड्यूरिंग द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस एंड राइट ऑफ मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो मैंने बताया, ये ऊपर लिखा था जो मैंने, इस कंडीशन को क्या करेंगे आप? माइनस। माइनस करेंगे। यानी कोई आपने अगर प्रोविजन का रिवर्सल किया या आपने राइट ऑफ की रिकवरी करी, क्योंकि ये दोनों आपने इस बार में किस हेड में दिखाए?
में इनकम में इनकम में, ठीक है, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, जबकि वो कौन से ईयर के थे, रिलेटेड थे, पिछले ईयर का पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर के थे, ठीक है। अब आगे ये जो नीचे जितनी चीज दिख रही है वो माइनस वाली है, क्योंकि उसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। छोड़ दो। अगला है, अगर आपने कोई इनकम किसी एसेट मूवेबल आइटम को क्या करके कमाई है, डिस्पोज ऑफ डिस्पोज करके करके, Suppose अगर आपने कोई ऐसी डिस्पोजल इनकम से कमाई कर रखी है तो वो भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, ठीक है। अगला, इनकम फ्रॉम लीगल सेटलमेंट, आपको बैंक को कोई लीगल सेटलमेंट से कुछ फंड मिला 2 करोड़ रुपए का, कोई आपका केस चल रहा था मान लिया, ठीक है, उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस। Exclude. अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इररेगुलर आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ऐसे कोई भी इररेगुलर जो नॉर्मली होते नहीं थे इस बार हो गए, तो अगर वो इस बार हो गए तो उसको भी अब हटा दो। अगला है, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस एक्टिविटी, इनकम डेराइव्ड बाय राइटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस के बिजनेस से कोई भी इनकम आपको हुई है उसको भी आप क्या करेंगे, यहां से माइनस हटा देंगे, एक्सक्लूड कर दो। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप लॉजिक समझ पाए, जो Yes, sir. प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में हमें ये नहीं पता होता है कि राइट ऑफ का कितना है, प्रोविजन का कितना है, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी से कितना आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या आई हमारी, लीगल सेटलमेंट से क्या मिला। वो कहता है इन सब को हटा दो या प्लस कर दो या माइनस कर दो। माइनस कर दो, और उसके बाद जो हमारी इनकम बनती है उस पर 15% वाला काम करेंगे, ठीक है। ये ये प्रॉब्लम जो इस ऊपर लिखा बार था आया इसको था थोड़ा सर, समझ लीजिए यहाँ पे, हैं, सर ये 7 प्रॉब्लम नंबर में इस एक बार आया चीज था। लिखा हुआ है, 7 नंबर में एक चीज लिखा हुआ है, हाँ। इरेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सक्लूड इनकम अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इरेगुलर आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो दोनों को माइनस करेंगे सर, दोनों को इनकम को भी माइनस और करेंगे। आपका पॉइंट ये है कि यहाँ एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है ना, जी सर। सर मैं आंसर दूं? हाँ बताइए। हाँ सर, एक्सपेंडिचर जितना एक्सपेंडिचर हमने किया है वो तो हम सब ऐड किया है, एक्सपेंडिचर तो इनकम से ही हाँ। जनरेट होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर को सर एक्सक्लूड करना है। उसको बेचने में जो एक्सपेंडिचर हुआ हो उसको देखिए भी- राइट ऑफ प्रोविजन सब तो पीएल से हम माइनस करते हैं, और एक्सपेंडिचर जो होगा वो तो नहीं, यहाँ पे अरिंदम जी एक बात आपकी ये कह सकते हैं, ऊपर उसने बोला था कौन से वाले एक्सपेंसेस, क्या करने को बोले थे उसने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, सर लेकिन वो वर्ड को कोई डिफाइन कर रहा एक्स्ट्रा है। ऑर्डिनरी अगर एक्सपेंसेस हुए हाँ, एक्स्ट्रा उसको क्या ऑर्डिनरी करने एंड को बोला है? इरेगुलर बोल रहा है वो। माइनस। हैं, सर जो वर्ड्स है ना वो स्पेशली है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इरेगुलर आइटम्स। हाँ वो तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस recurring होता तो basis उसे के क्या नाम। करते, ऑपरेटिंग में तो क्या करते, ऐड जोड़ते हैं। मैनुअल लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्सपेंडिचर है तो उसको क्या करने को बोल रहा है, माइनस। एक्सक्लूड। माइनस। ठीक, ठीक है सर। चलो अब यहाँ देखो, चलो यहाँ पर उसने फिर और समझाया है कि ग्रॉस इनकम को क्या कर लो, एवरेज करो, एवरेज करने के बाद इनटू क्या कर दो, अल्फा 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 ले लो पर 15%, ठीक है, 15%। और कितने ईयर का, लास्ट 3 years। फाइनेंशियल ईयर। एक्सक्लूड कर दो नेगेटिव और जीरो ग्रॉस इनकम को। अगर किसी ईयर में आपकी नेगेटिव इनकम यानी कि लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको इग्नोर कर दो, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। और ग्रॉस इनकम का एक नेट फॉर्मूला भी दे दिया, नेट प्रॉफिट को उठाओ
प्रोविजन कंटिजेंसी को प्लस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करो, ठीक है। और ये जो आइटम ऊपर दिए हुए थे 3 से लेकर के कितने तक, 7 तक, इनको भी क्या कर दो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद ना, माइनस ठीक है। और अल्फा कितना परसेंट ले लो, 15%। 15%, ठीक है। लास्ट ईयर ये शायद क्वेश्चन आया था ना, हाँ सर, ये इसमें क्या 15% क्वेश्चन था, कोई बताएंगे? हाँ सर, ये आइटम दे दिया था और हाँ, इसमें से ऑपरेटिंग रिस्क निकालने को बोला, मतलब कितना परसेंट कैपिटल रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रिस्क कैपिटल चार्ज निकालने को बोला ना, ठीक है। एकदम यही आया था। अगर थ्योरी की बात करते हैं हम, तो थ्योरी में ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या किया हुआ उन्होंने, देखो कि तीनों मेथड ले लिए, 3 मेथड है ना हमारे। पहला मेथड बेसिक, दूसरा स्टैंडर्डाइज, और तीसरा एडवांस तो मेजरमेंट। अभी हमने जो स्टडी किया वो किसको किया, बेसिक को। अब जो स्टैंडर्डाइज है इसमें केवल एक फर्क आया है, जो 15% उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं, आपकी लाइन ऑफ एक्टिविटी बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ लाइन ऑफ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसमें रिस्क फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होता या नहीं होता है। अगर हम बात करूं परचून की दुकान, जनरल स्टोर की, तो जनरल स्टोर में जो उसका फॉर एवर बिजनेस है, मीन्स परचून के आइटम का, वो तो चलता रहता है। उसको सेल कम ज्यादा किन आइटम में होती है, Other items. ग्रोसरी। जैसे मान लिया उसने पटाखे बेचे, फोटोस्टेट की मशीन रख ली, सीजनेबल आइटम सर। टूलेट का बिजनेस करा, ठीक है। तो अब यहां देखो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 8 बिजनेस लाइन डिवाइड किया, रिटेल बैंकिंग, रिटेल ब्रोकरेज और एसेट मैनेजमेंट, इस पर कैपिटल चार्ज कितना रखा उन्होंने, 12%। मींस ये बिजनेस हमेशा से बैंक के चलते रहेंगे। अगला कॉमर्शियल बैंकिंग, एजेंसी सर्विस, इसमें कितना परसेंट किया उसने, 15%। कॉरपोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट, इस पर उन्होंने रिस्क क्या कर दिया, हाई कर दिया, 15%। ठीक है। और ये कौन सी अप्रोच है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच में उसने किसी भी बैंक के बिजनेस को कितनी बिजनेस लाइन में तोड़ा, 8, और 8 बिजनेस लाइन में तोड़ने के बाद कितने ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए, जिसमें से कुछ रिटेल, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने कॉमर्शियल बैंकिंग और एजेंसी सर्विस, और थर्ड में कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेडिंग और पेमेंट एंड सेटलमेंट रखा, ठीक है। और उसके बाद इंडिविजुअली तीनों को निकाल के उसका क्या कर लिया, काम कर लिया, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट को बोला है इसने। तो इंडिया में अभी बोला हुआ है कि क्या करेंगे हम, कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, बेसिक इंडिकेटर, और इसको ऑब्जर्व करते करते वो कल को क्या लाएंगे, स्टैंडर्डाइज। लेकिन स्टैंडर्ड लाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और सीनियर मैनेजमेंट को एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको ये जो कैटेगराइजेशन है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सी अप्रोच है, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। इस अप्रोच में उसने बोला कि जो कैपिटल चार्ज होगा, कैपिटल चार्ज इक्वल्स इंटरनली जनरेटेड मेजर बेस्ड ऑन, इसमें उसने बोला कि आप कैपिटल चार्ज के लिए अपना कोई भी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी आप मेथड लगाएंगे उस मेथड में आपके पास पास्ट डेटा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पास्ट डेटा। कौन कौन से, इंटरनल लॉस डेटा,
एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनेरियो एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल फैक्टर। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके डेटाबेस जो है वो इतना अवेलेबल है, तो आप अपना रिस्क मिटिगेशन कितने तक अलाउ करेंगे? 20। 20%। ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है कि एएमए अप्रोच में रिस्क मिटिगेशन कितने परसेंट अलाउड है, और सर इसका मतलब क्या है? हाँ, सर यहाँ पर जो बोला ना मिनिमम 5 ईयर का लॉस डेटा चाहिए, ये क्या कोई लोन का प्रोडक्ट का कैटेगरी अभी मैं करके? वहां पहुंचा नहीं, वेट करिए वहां तक अभी, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए रिस्क मिटिगेशन 20%, इसका मतलब समझिए। सपोज कीजिए इससे आपने निकाला, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट 500 करोड़ आई, इससे निकालेंगे तो कितनी आएगी? कम, ज्यादा, थोड़ी 400 ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। ज्यादा। नहीं या सर, बराबर? 400। 20% तो मिटिगेशन होगा। नहीं नहीं, अभी तो मैं मिटिगेशन वाले पे गया कहाँ। इसमें अलग अलग करना है ना। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में अगर मेरे को बेसिक इंडिकेटर में 500 करोड़ का कैपिटल चार्ज रिक्वायर्ड है, तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच में कितना रिक्वायर्ड होगा? तो थोड़ा कम हो सकता है, तीनों मिला के सर एवरेज हो जाएगा। हाँ सर, तीनों का एवरेज। आपका लोन कौन सा कैटेगरी में है या कौन सा, वो तीनों का एवरेज तो 15 ही है, मगर कौन सा कैटेगरी में है? चलो ठीक है, ठीक है। अगर मैं सारा बिजनेस फॉरेक्स का करता हूं तो क्या होगा? तो ज्यादा होगा। आपको बहुत ज्यादा ज्यादा और आएगा। कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। मेरा रिस्क क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ Yes, सर। sir. डिपेंड करता है कि कौन सा? आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है, राइट। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए रिस्क मिटिगेशन वाले क्वेश्चन पे। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा डेटा जो है उसके बेस्ड पे हम इतने परसेंट का कैपिटल चार्ज नहीं लगाएंगे, तो आप अपना कैपिटल चार्ज कितना परसेंट तक कम कर सकते हैं? 20। 20%। जो आप 12% लगा रहे थे उसकी जगह कितना लगा सकते हैं? 20। कितना कर सकते हैं? सर वो तो 0 कर सकते हैं। नहीं, जीरो नहीं कर सकते। 20% ऑफ 12। ओ मतलब अच्छा अच्छा 12% में जो आएगा उसका 20% को डिस्काउंट कर सकते हैं। ये 9.6% कर सकते हैं, और 15% वाले को 12%, 2%। और 18% वाले को 14.4। 14.4। इस लाइन का मतलब समझ गए आप लोग? हाँ सर। यस सर। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा आरबीआई को कि हम बहुत बढ़िया डेटाबेस से काम कर रहे हैं। जो हम कल तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे उससे आप अपना सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन सब यूज करते हुए बताएंगे उसको। सर ये परसेंटेज ठीक समझ है? में नहीं आया सर, 9.6 कहाँ से आया? ऐसा है, 12% का 80% निकालिए, 20% कम कर देना है आपने। ठीक। नहीं समझे? ठीक। अच्छा चलो ये बताओ, 12 का 20% क्या होता है? 9.6 ही आएगा सर। 2.4 होता है। 12 से 96। 12 में से 2.4 माइनस कर लो। नहीं पकड़े? हाँ सर, समझ में आ गया सर। पकड़ लिए हाँ, सर। अच्छा, हम्म। चलो आगे देखो। मेजरमेंट इंटीग्रेटेड इनटू डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड मेजर्ड प्रोसेसेस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। तो इसमें डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है आपको, और आपका मैनेजमेंट क्या करेगा? रिव्यू करेगा। और कैसे करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल किससे? ऑडिट। ऑडिट से। ठीक है? सो रहा है सर, स्नोरिंग का आवाज आ रहा है, कोई सो रहा है।
पकड़ में नहीं आ रहा कौन है। चलो सोने दो उसे। अनुज कुमार जी तो नहीं सो रहे? जबरदस्त बोले सर, पकड़ में नहीं आ रहा है कौन है। सर नाम बोलिए, जो जो नहीं हुआ ये सर बोलेगा वो पकड़ में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सोने दो, थक गए होंगे, बैंक में बहुत काम किया होगा आज। या कहीं सफर करके हो चलो सकता है। 5 मिनट बाद आपको भी सोने देंगे। अच्छा हाँ, आज अगला वाला क्लास भी है भाई, उसमें क्रॉस रेट 9:30 सिखाएंगे से। आज। हाँ 9:30 वाला आपको भी अटेंड करना है थोड़ी देर। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग एरिया। तो अभी हमने पढ़ा कि बैंक ने क्या कर दिया है, सबको फ्री कर दिया अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बैंक ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अनुज कुमार थे, अभी मैंने उनको म्यूट किया तो आवाज नहीं आ रही ना। चलिए, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि अगर आप बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कोई एफर्ट करने हैं? नहीं सर। नहीं करने। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जाना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्चुअलिटी साउंड होनी चाहिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। साउंड माने अच्छा होना चाहिए, और सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ लॉस डेटा का सिस्टम आपके वहां होना चाहिए। आप लॉस डेटा को क्या कर पाते हो, ट्रैक ट्रैक कर पाते। कर पाए। ठीक है। तो अब कोई बैंक 50% से, सॉरी, BIA से स्टैंडर्डाइज अप्रोच में अगर आना चाहता है तो मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा बैंक होगा जो BIA से स्टैंडर्डाइज अप्रोच में आना चाहेगा? SBI सर। SBI। सर जिसका बिल्कुल रिटेल नहीं। बैंक, सर जिसका रिटेल बैंकिंग हाँ। ज्यादा होगा। जिसके पास ना डाटा बिल्कुल हाँ, ये सही का आंसर है। डाटा हो, डेटा हो। जो डेटा क्वालिटी अच्छा हो नहीं सर। नहीं, यहाँ तो डेटा की previous बात track अभी record- बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। आपका लाइन ऑफ एक्टिविटी अगर बिजनेस डिपेंडेंट 12% वाले में ज्यादा है तो आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच को चुनना पसंद करोगे। ठीक। क्योंकि उससे आपका कैपिटल चार्ज का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9.6 कम निकलेगा। नहीं 9.6 नहीं बोलिए भाई, वो एडवांस 12%। वाला है। वो एक अलग चीज है। उसके लिए आपको मिनिमम 5 ईयर का क्या चाहिए, लॉस डेटा। हाँ अरिंदम जी पूछ रहे थे ना। तो अगर आपको इस अप्रोच में आना है तो आपके पास लास्ट 5 ईयर का लॉस डेटा होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि वो किसी लोन का प्रोडक्ट का होना चाहिए या इंडिविजुअल हाँ। हर एक लोन का? नहीं नहीं नहीं, केवल लोन प्रोडक्ट का नहीं, आपको कौन सा बिजनेस लॉस देता है। बिजनेस की कैटेगरी अलग। ये जो 8 कैटेगरी है ना, हम्म। इनमें हर बिजनेस कैटेगरी में लॉस तो नहीं दिया उसने। अगर लॉस नहीं दिया उसने किसी भी कैटेगरी ने आपको, सर तो आप SBI 20% क्या करेंगे? सर SBI कौन सा कैटेगरी फॉलो करता SBI मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले में ही सुखी रहेगा। है? ठीक है, लेकिन वो लास्ट AMA पे आ सकता है अगर वो प्रूफ कर दे कि हमारे वहां बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस हम करते हैं उस बिजनेस से हमें लॉस नहीं हुआ होता है है। तो ठीक है। सर हम्म, ये जो तीनों अप्रोच है, तीनों अप्रोच हाँ। में से डायरेक्टली कोई AMA में नहीं जा सकता है? जा सकता है, बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। SBI चाहेगा तो अगर उसका 5 ईयर का लॉस डेटा है और वो लॉस डेटा उसे बेनिफिट दे रहा है तब वो सीधे AMA में आ सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस करें आप। तो सर लॉस डेटा जो है वो ये 12 कैटेगरी में हमको लगता है कि 12 कैटेगरी में नहीं होके ये जो ऊपर में लिखा हुआ सर, इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, नहीं, सिनेरियो नहीं, नहीं, एनालिसिस। ये इंटरनल लॉस डेटा तो ये बता रहा है कि इन कैटेगरी में जो लॉस होता है वो इंटरनल फैक्टर से कितना होता है, अच्छा। एक्सटर्नल फैक्टर से कितना होता है, सिनेरियो एनालिसिस करा आपने, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कैसा चल रहा है,
मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है ये। ठीक सर, समझ गया। इंटरनल कंट्रोल फैक्टर। अच्छा, मैंने आपसे एक दिन रिक्वेस्ट किया था, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, कि अपने अपने बैंक का बेसिल का रिपोर्ट देखने को। कितने लोगों ने देखा? सर शायद वो क्लास मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, चलो कोई बात मिस हो नहीं। एक्चुअली क्या है, CAIB वो चीज़ नहीं है कि आप एक रात में पढ़ें और पास हो जाए। इसीलिए मैं गया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई एक्सीजेंसी है, छूट सकता है क्लास, लेकिन कोशिश कीजिए क्लास को अटेंड करिए। हर क्लास से अगर आपका एक क्वेश्चन बन जाए, और 50 क्लास आपने BFM का अटेंड करा, तो 50 मार्क्स आ सकते हैं ना। बिल्कुल सर। ठीक है। यूट्यूब में लक्ष्मी कौरव जी लिख रही हैं, मेल है फीमेल नहीं पता लग रहा, तो वो लिख रही है कि उनको बैकग्राउंड क्लियर नहीं लग रहा। उसका रीजन ये है कि आपका बैकग्राउंड में जो है स्पीड अपने मोबाइल की बढ़ा लीजिए, बैकग्राउंड साफ आएगा, उसमें पिक्सल सेट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये नीरज सैनी जी बोलते हैं, आई हैव सीन ऑफ कर्नाटका बैंक। तो अगर आपने देखा है तो आपको बेसिल और अच्छा समझ में आ सकता है, और अगर आपको बेसिल पूरे एग्जाम में 20-22 मार्क्स दे देता है, तो आपके पास होने के चांस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो अभी ये क्लास हमें बंद करना पड़ेगा, और आज का जो एजेंडा था वो मैंने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में ऑपरेशनल रिस्क का थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे। कौन से नंबर चैप्टर से? 13 नंबर। 13 नंबर से लेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत यही है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जो थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। ओके सर। सर वो एक्सेल ग्रुप में डाल दीजिएगा ना सर, अरे कोरिलेशन नहीं डाला? रिलेशन वाला। नहीं डाला सर। चलो अब भी डाल देता हूँ थोड़ी सी देर में। ठीक है, और अब हम मिलते हैं कितने बजे? 9:30। 9:30। 9:30 बजे सर मिलेंगे, जिसमें हम सर बेसल फॉरेक्स के का कितने सेकंड। क्लास हो गए सर इसके अलावा? बेसिल का 8-9 क्लास हो चुका है। अरे बाप रे। 20 आप बोले उसे थे देखना सर। शुरू करिए। ठीक। ठीक है, जैसे ऑपरेशनल रिस्क आज किया ना हमने, हम्म। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं देखा है तो भी आज से पकड़ में आना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमने इसमें डिटेल पीछे की बात नहीं करी। चलो ओके, थैंक यू, वो मैं डाल देता हूँ। और ये एक्सेल जो हम डालेंगे किसी को शेयर नहीं करिएगा।